98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2098.5 FM, Multicultural Radio. आज रविवार युगाब 5125 कलयुग विक्रम संवत 2080 ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा 2 जुलाई 2023 है। दर्पण के सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम का सप्रेम नमस्कार। इस सप्ताह के समाचार इस प्रकार हैं। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह जानकारी दी। इस बार का संसद सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है, क्योंकि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रमुख विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी नीत भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करनी शुरू कर दी है। पीएम मोदी को बीते 9 सालों में 13 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। एक ग्लोबल लीडर के तौर पर पीएम मोदी का रुतबा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 26 सालों में इजिप्ट का दौरा करने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इस ऐतिहासिक मौके को खास बनाने के लिए इजिप्ट ने उन्हें अपने देश का सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। ऑर्डर ऑफ द नाइल एक शुद्ध सोने का कलर है, जिसमें फेरोनिक प्रतीकों वाली 3 अलग-अलग सोने की इकाइयां शामिल हैं। फिरोजा और माणिक से सजाए गए एक गोलाकार सोने के फलक से तीनों इकाइयां एक दूसरे से जुड़ी हैं। एएलसीसी का सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत की यात्रा करने का कार्यक्रम है। यहां इजिप्ट को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद सहित कुछ और जगहों पर अवैध धर्मांतरण की घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अवैध धर्मांतरण के पीछे अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का हाथ होने की पुष्टि हो रही है। सिंडिकेट धर्मांतरित व्यक्तियों को प्रशिक्षित करके उनके जरिए अवैध धर्मांतरण का कार्यक्रम श्रृंखलाबद्ध तरीके से करवा रहा है। दिव्यांग बच्चों और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं पर इस सिंडिकेट की विशेष नजर रहती है। आर्थिक प्रलोभन भी दिया जाता है। अवैध धर्मांतरण के सिंडिकेट का सफाया किया जाना आवश्यक है। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस को विधानसभा चुनाव 2023 से पहले झटका लगा है। पूर्व सांसद पी श्रीनिवास रेड्डी और तेलंगाना सरकार के पूर्व मंत्री कृष्ण राव समेत प्रदेश के 35 नेता कांग्रेस में शामिल होंगे। इन नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। कृष्ण राव और चंद्रशेखर राव को कुछ महीने पहले पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में भारत राष्ट्र समिति से निलंबित कर दिया गया था। सूत्रों के अनुसार ये दोनों नेता जुलाई के सप्ताह में राष्ट्रीय नेताओं की मौजूदगी में औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। तेलंगाना विधानसभा में 119 सीटें हैं। राज्य में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होंगे। तेलंगाना आंदोलन में कांग्रेस की सक्रिय भूमिका और सोनिया गांधी के योगदान के बारे में लोगों को एक बार फिर याद दिलाया जा रहा है। आज कहें कि देश के लिए गर्व की बात है तो कहना गलत ना होगा, क्योंकि भारत को अब कुल 5 नई वंदे ट्रेन मिल चुकी हैं। जी हाँ, अब से देश में 23 वंदे ट्रेन दौड़ेंगी। पीएम मोदी ने 27 जून को भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 वंदे ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इनमें से 2 ट्रेन मध्य प्रदेश से शुरू हो रही हैं, वहीं 3 बिहार, कर्नाटक और गोवा के लिए संचालित हुई हैं। रेल इतिहास में पहली बार एक ही दिन 5 सेमी
स्पीड ट्रेन्स को हरी झंडी दिखाई गई है। कभी सिर्फ पंजाब तक सीमित लॉरेंस बिश्नोई का गैंग अब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों में भी फैल चुका है। उम्र 31 साल, कविता लिखता है, किताबें पढ़ता है और उस पर हत्या, अपहरण और लूटपाट के करीब 5 मुकदमे दर्ज हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसावाले को उसी ने मरवाया। सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी भी उसी ने दी। वो जब भी कोई वारदात करता है तो सोशल मीडिया पर उसकी मुनादी करता है। कहा जाता है कि उसके गैंग में 700 शूटर हैं। वो सालों से जेल में बंद है, लेकिन उसका गैंग देश के जिस हिस्से से चाहे वारदात का अंजाम दे देता है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA कहती है कि वो दाऊद इब्राहिम जैसा है जिसने 1990 के दशक में देश में आतंक नेटवर्क फैलाया था। लॉरेंस बिश्नोई भी उसी तरह का गैंगस्टर है। इस क्राइम कंपनी में हर टारगेट से जुड़ा शख्स केवल अपने आगे वाले को ही जानता है। इसके अलावा एक ऑपरेशन में जितने भी बंदे गैंग से जुड़े हैं उन्हें बाकी गैंग मेंबर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। इसी वजह से वे क्राइम को अंजाम दे पाते हैं और मुश्किल से ही पकड़ में आते हैं। सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई सहित 14 देशों में छुपे 28 अतिवांछित अपराधियों की सूची तैयार कर उन्हें पकड़ने की योजना बनाई है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को टारगेट कर हत्या को अंजाम देने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पेशावर में ही 2 दिन में सिखों पर हमले की दूसरी घटना सामने आई है, जिसके लिए भारत ने स्टैंड लिया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान अधिकारी सिख समुदाय पर हुए इन हिंसक मामलों की जांच करें और उन्हें रिपोर्ट दें। 26 जून को नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्च आयोग के एक वरिष्ठ राजनयिक को तलब किया गया है। 24 जून को बंदूकधारियों ने 35 वर्षीय मनमोहन सिंह नाम के सिख व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना की जिम्मेदारी कट्टरवादी सोच रखने वाली इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रांत ISKP ने ली है। पुलिस हत्या में शामिल मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के करीब पहुंच चुकी है। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के गांव कांदमा की रहने वाली 106 वर्षीय रामबाई एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उत्तराखंड के देहरादून में 18वीं नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप का समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में रामबाई ने 100 और 200 मीटर दौड़ में भाग लेकर गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने शॉटपुट इवेंट में भी दमदार प्रदर्शन दिखाया। राष्ट्रीय स्तर की एथलेटिक चैंपियनशिप में अपनी 3 पीढ़ियों के साथ 100 और 200 मीटर दौड़, रिले, लॉन्ग जंप में 4 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास बना चुकी हैं। खेल समाचारों में भारत में अक्टूबर-नवंबर में वनडे विश्व कप के मैचों की मेजबानी करने वाले शहरों की सूची जारी कर दी गई है। इसमें 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक 10 शहरों में मैच खेले जाएंगे। मोहाली, इंदौर, राजकोट, रांची और नागपुर को एक भी मैच नहीं मिला। विश्व कप के मैच हैदराबाद, अहमदाबाद, धर्मशाला, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, बंगलुरु, मुंबई और कोलकाता में होंगे। फुटबॉल चैंपियनशिप बेंगलुरु कैप्टन सुनील चेत्री के उम्दा प्रदर्शन के बावजूद भारत को सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के आखिरी ग्रुप मैच में 27 जून को कुवैत से 1-1 ड्रॉ पर रोक दिया गया। 9 मैचों में भारत ने पहला गोल गंवाया था। भारत और कुवैत दोनों के 7 अंक रहे, लेकिन बेहतर गोल औसत के आधार पर कुवैत शीर्ष पर रहा। भारत का सामना सेमीफाइनल में लेबनान से होगा, जबकि कुवैत की टक्कर बांग्लादेश और मालदीव से होगी। फिल्म समीक्षा में कार्तिक आर्यन और कियारा एडवाणी की सत्य प्रेम की कथा रिलीज हो गई है। शहजादा के बाद अब कार्तिक आर्यन को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं। वहीं जुग जुग जियो और गोविंदा नाम मेरी जैसी कमजोर फिल्में देने वाली कियारा को भी हिट अदद की तलाश थी। इस फिल्म में दोनों कलाकारों का रोमांटिक अंदाज नजर आता है। मेलोड्रामा भी है,
कॉमेडी की झलक भी है, लेकिन जिस चीज की कमी खलती है वह है नयापन। कई फिल्मों के कॉकटेल जैसा लगता है कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की सत्य प्रेम की कथा। दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक सोने का भाव 58,060 रुपए प्रति 10 ग्राम है। डॉलर की विनिमय दरें इस प्रकार हैं: अमरीकी डॉलर 82 रुपए 10 पैसे, ऑजी डॉलर 54 रुपए 70 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त हुए। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दर्पण रेडियो हिंदी कार्यक्रम। यह कार्यक्रम आप हर रविवार 98.5 FM पर 9 बजे से 11 बजे सुबह सुनते हैं। श्रोताओं, आज हमेशा की तरह हम लोग काफ़ी चीज़ें लेके आए हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में रितेश जी भी हैं, यतेंद्र जी हैं, पूनम जी हैं और मैं राम दुबे। तो आज हम कई चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो बड़ा ज्वलंत विषय इस समय पुरानी चीफ मिनिस्टर जो हमारे न्यू साउथ वेल्स की ग्लैडिस बर्जिकलियन थी, उनका ICSE केस, उसकी रिपोर्ट और फाइंडिंग्स भी आ गई हैं, तो उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। फिर आज का बड़ा ज्वलंत विषय है इंडियन पेमेंट सिस्टम UPI। आई बिलीव आई थिंक मोर देन 50 कंट्रीज़ में ऑलरेडी अडॉप्ट किया जा चुका है। तो मतलब ये अपने तरह से पूरा वर्ल्ड में अगर ये हो गया तो उससे हमारी इंडियन रूपी की और भारतीय अर्थव्यवस्था की भी काफ़ी साख बढ़ेगी। तो इसके बारे में बात करेंगे। आज पहेली भी है हमेशा की तरह, जिसमें हम कैरी ऑन जट्टा 3 के टिकट्स देंगे। तो अब सुनिए आज का विचार। आज के विचार में थोड़ा सा हट के कुछ आया हूँ, हो सकता है आप लोगों को पसंद आए। ये ब्रह्म कुमारी के शिवानी जी का ये है, जो कि आप लोग काफ़ी सुनते होंगे। मैं तो उनको सुनता हूँ, वो आई थी सिडनी तो सुनने भी गए थे। तो शिवानी जी का कहना है, कोई हमें डांटता है, निंदा करता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, हम उन्हें अपने दुख का कारण मानते हैं। वह हमें दुख नहीं दे रहे हैं, वह खुद दुखी और अशांत हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है कि मतलब हर चीज़ में कंपैशन ढूंढना। आप अपनी चोट नहीं, उनकी बीमारी देखिए, आपका दुख सहानुभूति में बदल जाएगा। बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा विचार है। तो एक जो भजन है, आशा है कि श्रोताओ पसंद करेंगे। ये हनुमान चालीसा है, फास्ट फॉर्म में। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन
सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई दास बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना तुम सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लागी गयो अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कापै भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे आसै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा संकट के हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे दासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा की जय नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप मेरे प्रभु राम जय जय राम सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय In Australia, if you're looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India Sydney is a proud sponsor of Durban Radio. Every Sunday, listen to the Hindi show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। तो श्रोताओं, जैसे कि दुबे जी ने प्रोग्राम में बताया है कि एक हम ग्लैडी के ऊपर बातचीत करेंगे, तो हमारी नंदिनी जो कई फ्यूचर में हमारी जल्दी से लॉयर भी बनने वाली हैं, शी विल बी वेरी ब्राइट लॉयर एंड हो सकता है कि काफ़ी अच्छी पॉलिटिशियन भी बने। तो जानबूझ के मैंने ये टॉपिक दिया था उनको और शी हैज प्रिपेयर वेरी वेल ऑन दिस टॉपिक। तो श्रोताओ, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हुए, क्योंकि आज का शो भी काफ़ी बिजी होने वाला है, तो नंदिनी जी एक पहले तो वार्ता प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और हम अपने श्रोताओं को इनवाइट करेंगे कि वो अपनी विचार रखें प्राइवेसी के ऊपर भी, कि ग्लैडी को प्राइवेसी का राइट है या नहीं है, आईकैक के ऊपर, पॉलिटिशियंस कैसे होना चाहिए, लेडीज़ के राइट का क्या है, इन सब के ऊपर भी आप अपने विचार रख सकते हैं। तो नंदिनी, हियर वी गो।
हेलो, नमस्ते श्रोताओं, मेरा नाम नंदिनी है और आज मैं जो ग्लैडिस बर्कलिन जो हमारी फॉर्मर न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर है उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगी। वो न्यूज़ में आजकल बहुत पॉपुलर हो रखी हैं उनकी सीरियस करप्ट कॉन्डक्ट की वजह से। तो पब्लिक मानती है कि जो हमारी फॉर्मर NSW की प्रीमियर है उन्होंने पब्लिक ट्रस्ट ब्रीच करा है। और कुछ लोगों को याद भी होगा जब हमारा ओमिक्रॉन वेरिएंट चल रहा था कोविड के बीच में 2020 चल रहा था, तो उनकी एक स्कैंडल रिलीज़ हुआ था कि उनका एक रिलेशनशिप है लिबरल MP डेरल मैगवायर के साथ। तो उनका 5 साल से ये रिलेशनशिप चल रहा था। लेकिन अब जो हमारी ICAC है, इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन, विच मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ICAC क्या है। ICAC एक एजेंसी है न्यू साउथ वेल्स में जो करप्शन को एलिमिनेट करने में बेसिकली मदद करती है। तो वो सारे जो करप्ट चीज़ें हो रही हैं हमारे न्यू साउथ वेल्स पब्लिक सेक्टर में, पॉलिटिशियंस के खिलाफ, पार्लियामेंट के मेंबर्स के खिलाफ, वो सब इन्वेस्टिगेट करती है और उनको जैसे सामने लाती है। तो उनके सामने अभी ग्लैडिस के ऊपर एक खबर आई थी कि जो उनकी जो रिलेशनशिप है उसके लिए उस रिलेशनशिप के थ्रू उन्होंने बहुत सारी करप्शन करी है। उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ में इंगेज करा है जो कि करप्ट माने जाते हैं। तो अभी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बैकग्राउंड दे देती हूँ जो लोग थोड़ा सा अनफेमिलियर हैं इस टॉपिक के बारे में। तो 2015 से एक्चुअली ये शुरू हुआ था। 2015 में उन्होंने अपनी, जैसे कहते हैं कि रिलेशनशिप स्टार्ट करी थी और उस टाइम पे स्टेट इलेक्शन भी चल रहा था। तो जो मिस्टर मैगवायर थे लिबरल पार्टी के MP, वो तब एक बैक बेंचर थे और वागा के MP थे। और जो ग्लैडिस थी वो विलबरी की MP थी और वो ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस वगैरह कवर करती थी। और फिर इस इलेक्शन के बाद, जो 2015 के इलेक्शन के बाद, उन्होंने न्यू साउथ वेल्स ट्रेजरर का भी टाइटल लेने के लिए रन करा था। लेकिन अब क्या हुआ, रिसेंटली ICAC ने ये डिस्कवर करा कि ग्लैडिस ने पब्लिक ट्रस्ट को ब्रीच करा। तो कि उन्होंने जो फंड्स इकट्ठे हुए थे उसमें से उन्होंने 5.5 मिलियन ग्रांट ऑस्ट्रेलियन क्ले टारगेट एसोसिएशन को दिया था और एक 10 मिलियन ग्रांट रेनोवेशन ऑफ RCM को दिया था। तो ये दो जो एसोसिएशंस हैं, ये जो उनके पार्टनर की एसोसिएशन से रिलेटेड थी। तो कह रहे थे कि उन्होंने अपने जो पब्लिक फंड्स हैं उनको मिसयूज़ करा अपनी पर्सनल रिलेशनशिप को सपोर्ट करने के लिए। तो वही ICAC का मानना था कि ये फंडिंग इन्फ्लुएंस थी उनकी रिलेशनशिप की वजह से, और उन्होंने अपनी जैसे जो मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज़ थी वो पूरी नहीं करी। तो कि उन्होंने ICAC को नहीं बताया अपने करप्ट कॉन्डक्ट के बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में। उसके बाद 2018 में जो उनका पार्टनर है मैगवायर, उसके भी जैसे बहुत सारे स्कैंडल्स रिलीज़ हुए थे। ICAC ने जैसे 2-3 ऑपरेशंस करे थे, उसमें से पता लगा कि मिस्टर मैगवायर ने अपनी पार्लियामेंट्री पोजीशन को प्रॉपर्टी डील्स विद डेवलपर्स सिक्योर करने को यूज़ करा है और एक कैश वीज़ा स्कीम के लिए भी यूज़ करा था। लेकिन वो सारे मिस्टर मैगवायर ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं करे, सारे ये इल्ज़ाम उन्होंने डिनाई करे थे। फिर उसके बाद 2021 में जब उन्होंने ये जब 2021 में फिर वो जब ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था, तब ये स्कैंडल जब रिलीज़ हुआ था कि मिस ग्लैडिस रिलेशनशिप में है, तो फिर उनके बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था अपनी पोजीशन से। अब 2023 में ये जो ऑपरेशन चल रही थी ICAC की, वो मिस्टर मैगवायर के पीछे, वो क्लोज़ हो गई थी। पता लग गया था कि हाँ उन्होंने ये सब करा है करप्शन, तो वह सारा एविडेंस इकट्ठा हो गया था। लेकिन इवन दो ये मानते हैं कि मिस ग्लैडिस गलत थी और उन्होंने करप्ट बिहेवियर करा था, उन्होंने कहा था कि इनसफिशिएंट एविडेंस था क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए।
तो उनको क्रिमिनल चार्जेस कोई फेस नहीं करने पड़ेंगे, मिस ग्लैडिस को, ठीक है। और फिर मिस ग्लैडिस न्यूज़ में अभी भी बोल रही हैं कि मैंने अपने सारे टाइम पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करा है, मैंने कुछ ऐसा गलत काम नहीं करा है। वो अभी भी उनका ये मानना है। तो मेरा डिस्कशन टेबल मैं ओपन करना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि ये सही है कि उनको क्रिमिनल चार्जेस नहीं मिले, उनकी ये करप्ट बिहेवियर जस्टिफाइबल है? मतलब पर्सनल रिलेशनशिप का तो सब पे हक होता है, प्राइवेसी पे तो सबका हक होता है। तो मैं सबकी ओपिनियंस जानना चाहूँगी इस टॉपिक के बारे में। तो पूनम जी, एज ए लेडी आपको पहले प्रेफरेंस है, और आपकी इसके बारे में क्या विचार है? देखिए, ये सही है कि हर एक को प्रिवेसी का हक है, पर जब हम किसी पोजीशन पे बैठते हैं तो हमें उसकी एक मर्यादा को ध्यान रखते हुए अपने कार्य करने चाहिए। तो वो कहते हैं ना कि धुआं ऐसे ही नहीं निकलता, कहीं तो आग लगी है। जी। तो उस चीज़ की फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और मेरे विचार से अगर उन्होंने अपनी पोजीशन का मिसयूज़ किया है तो उन्हें हर्जाना बनना चाहिए। मेरा तो यही विचार है। दुबे जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे ख्याल से तो जहाँ पूनम जी से बिल्कुल मैं समर्थ करता हूँ, लेकिन हर्जाना हो चुका है, हर्जाना भरा जा चुका है। अब ये आईकैक की रिपोर्ट आई है, सॉरी, वो हर्जाना तो जैसे अभी उनके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं लग रहा है। हाँ, तो क्रिमिनल केस बनता नहीं है। ऑफ कोर्स नंदिनी तो लॉयर हैं, तो सिविल नो मोर, क्यों हम तो प्रेसिडेंस पे ही, क्योंकि क्रिमिनल केस या कोई भी केस ज़्यादातर प्रेसिडेंस पर वर्क करता है, ये सब संविधान में तो लिखा नहीं रहता है। तो प्रेसिडेंस ये है कि ऑलमोस्ट एवरी फेडरल पॉलिटिशियन, एवरी स्टेट पॉलिटिशियन, व्हेन देयर वाज अपॉर्चुनिटी, जब भी अवसर मिला है, उन लोगों ने टैक्स पेयर फंडिंग को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड न हो, लेकिन अपने इलेक्टोरेट में तो लगाया है। मतलब कहीं स्टेडियम बन रहे हैं, कहीं कार पार्क बन रहे हैं स्कॉट मॉरिसन के जमाने में। ये ठीक है, इसमें हर आदमी इलेक्टोरेट का, जैसे कि अगर मालूम पड़ा कि नंदिनी कल को मालूम प्रधानमंत्री बनती हैं, ठीक है, और वो स्ट्रैथफील्ड से जाती हैं, ठीक है, स्ट्रैथफील्ड उनका कंस्टिट्यूंसी है, तो दो पोजीशन, वो प्रधानमंत्री हो गए और एक कंस्टिट्यूंसी हो गई। अब आप मुझे ये बताइए कि वो क्या अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए नहीं करेंगे? अगली बार उनको फिर इलेक्शन में आना है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई बुराई की बात नहीं। जो सबसे बुराई की बात क्या होती है इसमें? ट्रांसपेरेंसी। आपने सिस्टम को फॉलो करा या नहीं करा? यस यस, आपने करना, कोई बात नहीं, एक उसका प्रोसीजर है, आपने वो प्रोसीजर फॉलो करा। आप अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए पुल बनाना चाहते हैं, आप बेशक बनाइए। अब जैसे ट्रांसपेरेंसी की बात आती है, आईकैक उनसे बार बार पूछ रही थी, इन 5 सालों में उन्होंने इतनी सारी ऑपरेशंस क्रिएट करी, वो बार बार पूछ रही थी कि आपने करप्शन करी है। उन्होंने बार बार ये चीज़ को डिनाई करी है कि मेरी रिलेशनशिप और जो मैंने एक्टिविटीज़ करी उनसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जबकि पता लग रहा था कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस, जिन एसोसिएशंस को सपोर्ट कर रही थी, वो सारे वो रन थे बाय हर फॉर्मर बॉयफ्रेंड। नहीं, उनका ये सोचना होगा, उनका रिज़ाइन करना भी थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, इसमें कुछ झोल नज़र आता है कि उन्होंने सोचा रिज़ाइन करने से मेरे सारे किस्से ख़त्म हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं हो सकता। That's true. देखिए क्या है कि आज की डेट में वैसे भी सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ छुपा नहीं रहता, बिल्कुल। लेकिन जो पॉइंट मैं समझता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। हाँ, मैं करती हूँ, ये कर रहा हूँ, और मैं इस कंस्टिट्यूंसी के लिए कर रहा हूँ, या हमारी लिबरल पार्टी का कंस्टिट्यूंसी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली यतेन जी, बड़ी फाइन लाइन है, ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये कोयले की दलाली है, तो मुंह तो किसी ना किसी वक्त काला। ऐसे नहीं करिए। सब लोग ट्रांसपेरेंसी। पॉलिटिक्स हमारे जीवन को डेली प्रभावित करती है, वो कितने हमारे आइडियल्स हैं ये लोग। लेकिन जो पूनम जी कह रही हैं उससे भी मैं सहमत हूँ। अब जो लोग पकड़े जाते हैं वो पकड़े जाते हैं, अब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नहीं पकड़े नहीं जाते, जो ना पकड़ा गया वो चोर नहीं है। करप्शन तो हमारे सिस्टम में डीप रूटेड है, वही है कि किस रूप से वो सामने आती है, और यहाँ सटल वे में है, अनफॉर्चुनेटली बैक होम खुलेआम होती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हमें इसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि भाई ठीक है, चल रहा है।
नहीं, स्वीकार नहीं करना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मैं इसको इस तरीके से मानता हूं कि जो भी पकड़ा गया है, ठीक है, एक पकड़ा गया कोई बात, लेकिन फिर उसका न्याय होना चाहिए। सही है। आप ये नहीं कह सकते हो कि जो पकड़ा गया वो चोर है, ऐसा नहीं होता है। ऐसे तो सब आदमी गंदे, सब आदमी खराब, ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो लॉ है उसको फॉलो करना पड़ेगा, बात खत्म हो गई। जो ट्रांसपेरेंसी है वो फॉलो करने पड़ेगी। अब आप उसमें जाएंगे कि भाई कोई होशियार था उसने कर लिया, ऐसे ये आर्गुमेंट तो चल ही नहीं सकता है। हाँ, अब जो बात आ जाती है कि इसके और क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या हुआ। अभी फ़ोन कन्वर्सेशन पब्लिश हुए हैं, वो आदमी ऐसे बोल रहा है कि मैगवायर कि आई एम द बॉस। अब इसकी बात, आप इसका सोचिए कि पूरा का पूरा सिस्टम गल गया होगा जब कोई आदमी अलाउ कर दिया जाए। सबको तो मालूम ही होगा ना, इतनी बड़ी स्टेटमेंट देने के लिए तो नॉट सी आई एम द बॉस। तो अब आप सोच के देखो कि देन हु वाज रनिंग द गवर्नमेंट। और मुझे लगता है हो सकता है वो कहीं उसे ब्लैकमेल कर रहा हो और उसके प्रेशर में आके उसने ऐसे किया, तो फिर तो और भी ज्यादा तकलीफ हो गई। जब वो अपनी देखभाल नहीं कर सकती है तो एक राज्य की देखभाल कैसे करेंगे? बिल्कुल सही है। अब क्या कहते हैं दुबे जी? नहीं, मैं मतलब इसमें क्रिमिनल केस नहीं बनता है, मेरा जो कहना है केवल इतना ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत नहीं हुआ, गलत तो हुआ ही है। चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन कोई ऐसे नहीं करता है, मतलब बहुत बड़ी बात है वो, और लोग नहीं करते हैं रिजाइन। तो आप अगर ग्लेडिस के फैन बने रहना चाहते हैं तो बने रहिए, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि करप्शन हुआ है लेकिन क्रिमिनल केस नहीं बनता है। क्रिमिनल ऑफेंस ये कैसे है तो कि एक तरीके से वो एम्बेजलमेंट सी हो गई। वो जो पब्लिक ट्रस्ट है उसको पहले तो उन्होंने तोड़ा है। दूसरी चीज़, जो फंड्स उनको ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और वो जो फंड्स वो मिसयूज़ कर रही थी अपने पार्टनर के एसोसिएशंस को सपोर्ट करने ताकि वो अपनी रिलेशनशिप, अपनी पर्सनल रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सके, एडवांस कर सके, इसलिए वो क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। लेकिन वो कह रहे हैं तो कि इतना जो एविडेंस है उनमें ना थोड़ा सा क्लियर एविडेंस नहीं है। एक तरीके से बहुत सारे अभी इंटरप्रिटेशंस और भी बाकी हैं, इसलिए उनके ऊपर अभी क्रिमिनल चार्जेस नहीं लग सकते। श्रोताओ, आपका क्या विचार है? आप हमें अगर कोई हमसे बात करना चाहे तो मुझे फ़ोन भी कर सकता है 0421 590 791 0421 590 791। हम आपको ऑनलाइन लेके आएंगे। और अगर आप अपने विचार रखना चाहते हैं, आप बोलने में शर्मा रहे हैं, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपके मैसेज को पढ़ूंगा और उसको फिर फर्दर पार्टिसिपेट करेंगे और अपने जो हमारे आज हमारे श्रोता लोग भी और हमारे गेस्ट भी आज जो यहाँ बैठे, एक रितेश जी आए हुए हैं, उनको भी हम इसमें शामिल करना चाहेंगे। रितेश जी, आप नहीं करना चाहते? जो हमारे गेस्ट हैं यूपीआई और रुपए के बारे में बात करेंगे, तो फिर भी आप बताइए रितेश जी, हम आपको बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे। आपका विचार क्या है? गुप्ता जी, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप जानते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया सिडनी में नया हूँ। मुझे सिर्फ 1.5 साल हुआ है यहाँ आके। अब मैं एक छोटे बच्चे की तरह हूँ जो हर कुछ चीज़ नई देख रहा है, सीख रहा है। तो मेरे लिए इस वक्त यह है कि मैं हर चीज़ को जानूँ, समझूँ। किसी चीज़ पे ओपिनियन दे पाने जितनी समझ मुझ में यहाँ के लोकल सिस्टम्स के बारे में नहीं है। तो कोई नहीं, अच्छा एक काम करते हैं, हम आपको ना एक गाना सुनाते हैं, फिर बाद में और श्रोताओं इस गाने के ऊपर पहेली भी होगी। बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में और उनके सीन्स और गानों के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा बॉलीवुड और बेल आइकन पर प्रेस करें।
भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है? ऐसा लगता है तुम बनके बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनके बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनके घटा, अपने सजन को भिगो के खेल रही हो, खेल रही हो। ऐसा लगता है तुम बनके बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। बरखा से बचा लूं तुझे, सीने से लगा लूं, आ छुपा लूं, आ छुपा लूं। बरखा से बचा लूं तुझे, सीने से लगा लूं, आ छुपा लूं, आ छुपा लूं। दिल ने पुकारा देखो, रुत का इशारा देखो, उफ ये नजारा देखो, कैसा लगता है बोलो? ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा, मस्त पवन के ये झोंके सैया देख रहे हो, देख रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनके बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। ये थे हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं। तो श्रोताओ, आप सोच रहे हैं कि पहेली क्या है? तो जो अभी आपने गाना सुना है, भीगी भीगी रातों में, एक कौन से फिल्म से गाना है? दो विनर को दो टिकट मिलेंगे। तो हम आज 4 टिकट देने वाले हैं और फिल्म का नाम है, जैसे राम दुबे जी ने बोला है, कैरी ऑन जट्टा 3। तो हम 4 टिकट देने वाले हैं 2 लोगों को जो भी जीतेंगे। तो प्रश्न है, भीगी भीगी रातों में
ये गाना कौन सी फिल्म से लिया गया है। श्रोताओं, ये जो फिल्म है वो पंजाबी है, लेकिन इसमें इंग्लिश टाइटल होंगे, तो कोई भी जाके देख सकता है। मैंने नहीं देखी है, सुना काफ़ी हंसी मजाक की मूवी है, तो जिसको दे वांट टू हैव गुड लाफ, आई थिंक ये उनके लिए है। तो हमारी जो पहली का जो जवाब है वो जो हमारे ग्रुप के मेंबर हैं वो उसमें दे दें, और जो मेंबर नहीं हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं 0421 590 791 पे। थैंक यू। अच्छा, तो कुछ विचार आए हैं। डॉक्टर शैलजा जी कह रही हैं कि क्रिमिनल केस अगेंस्ट द एक्स प्रीमियर इज नॉट जस्टिफाइड। ओके, शी हैज़ ऑलरेडी पेड फॉर हर ग्रेव मिस्टेक। तो वे ये मानती हैं कि मिस्टेक हुई है, लेकिन क्रिमिनल केस नहीं बनता है। और इसी बारे में ऋचा श्रीवास्तव जी कहती हैं कि वेरी ऑनेस्ट स्टेटमेंट रितेश जी। एक बैंकर से यही उम्मीद करी जा सकती है कि भाई, लेकिन ऋचा जी बाद में कहती हैं कि मेरे विचार से एक्स प्रीमियर को उनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन क्रिमिनल चार्जेस के प्रकाश में नहीं हूँ, पक्ष में नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है, सॉरी। एक श्रोताओं एक बात कहना चाहते हैं। हर एक ने ही दृष्टांत सुना होगा कि भगवान राम ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली, उनको एक उनके जो सिटीजन था उसको उसकी जब कंप्लेन आई तो उन्होंने सीता माँ को घर से निकाला, जो भी एक उनका तिरस्कार करा, ऐसे बोलेंगे। अब उन्होंने वो जो इसके ऊपर काफ़ी विवाद होता है, कुछ लोग कहते हैं सीता माँ के साथ में गलत हुआ, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक राजा, एक प्रीमियर, उसकी क्या जिम्मेवारी है? क्या उसको विश्वासघात करने का अधिकार है प्राइवेसी के नाम पे? ये प्रश्न, ये मूलभूत प्रश्न बन जाता है कि आपकी प्राइवेसी क्या एज ए राजा वो ओवरलैप कर सकती है या उसको सुपरसीड कर सकती है? जो लोग पब्लिक फिगर के लोग होते हैं, क्या वाकई में उनको प्राइवेसी का अधिकार है? क्योंकि वो जो प्राइवेसी है वो पूरे के पूरे राज को ख़त्म कर सकती है। अगर आप अब जैसे कि कई बार ये कहा जाता है कि जो मान लो कोई ऐसा स्पाइंग वाला है जो समझो चाइना के साथ में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का है और उसके साथ में आपका अफेयर हो जाता है, एंड ही सिटिंग इन योर ऑफिस कॉलिंग एवरीबडी आई एम बॉस, क्या वो आपको अधिकार हो सकता है? मेरे ख्याल से ये नहीं हो सकता है। आपके ऊपर राज्य की जिम्मेवारी, आपके एक सिग्नेचर करने से न जाने कहाँ से कहाँ बात जा सकती है। तो गलती तो हुई है, वो भी मान रही गलती हुई है, एरर ऑफ जजमेंट हुआ है। आई मीन ये बिल्कुल इस हद तक नहीं पहुंचना चाहिए था कि जो आदमी एक साधारण एमपी है, आप प्रीमियर हैं, आपको फ़ोन पर मतलब इस तरह कहे आई एम द बॉस, मतलब वो एक प्रेमी के रूप में जो भी कहे वो मतलब दैट्स सेपरेट, बट यू आर आल्सो प्रीमियर। तो गलती तो हुई है और उन्होंने रियलाइज भी किया है, उन्होंने रिज़ाइन भी किया है। रिज़ाइन करना, जिस हालत में उसने रिज़ाइन किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप सोचिए उसकी 80% पॉपुलरिटी थी इंक्लूडिंग यू, मतलब she was on the top of her सच बता रहा हूँ कि I was like a fan. जनरली मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ, लेकिन she has done great job for the state. आप देखिए उन्होंने रेलवे के लिए कहाँ से कहाँ जो रेलवे की टिकटिंग की प्रॉब्लम थी, she solved this problem like anything. उनका जो काम करने का तरीका था वो बहुत तैयारी के साथ मीटिंग में आते थे, एक एक चीज को उनको मालूम होता था। और कोविड को भी उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया। हाँ, ये शॉक सिर्फ पब्लिक को नहीं मिला था। मैंने एक इंटरव्यू देखा था, जो बाकी पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, उनकी खुद की पार्टी के मेंबर्स थे, उनके लिए भी some of them were crying. Yes. तो लेकिन मेरी क्या आर्ग्यूमेंट है कि अब जैसे इनको अगर हमने छोड़ दिया, सपोज नहीं मिला कोई क्रिमिनल चार्ज, इनको बस सीट से रिजाइन करने का
ये आदेश हो गया, दे। हाँ। हाँ। इसके लिए डिटरेंस अब हम कैसे, अब बाद में और लोग आएंगे अगर सेम चीज़ करेंगे, अगर हम एग्जाम्पल नहीं सेट करेंगे कि इसके इस एक्शन के ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो फिर लोग तो इसको इतना लाइटली समझेंगे, खुली छूट मिल जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही तो वो डीपीपी है ना, आईसीएसई किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता है, क्रिमिनल चार्जेस फाइल नहीं कर सकता है, बट डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन कर सकता है। तो अगर उनको एविडेंस मिलेगा तो करेंगे, ऐसा नहीं। इसीलिए मतलब हम लोग इंडिया का बैगेज लेके आते हैं और उन्हीं कलर्ड ग्लासेस से यहाँ भी देखते हैं, तो यहाँ करप्शन है। बट ये मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि करप्शन इस लेवल का है कि उसको आप इंडिया से कंपेयर करने लगें। तो वो डीपीपी करेगा अगर करने लायक होगा, लेकिन जब मैं बिना कुछ जाने कह रहा हूँ कि क्रिमिनल केस नहीं बन सकता है, तो फिर 4 लोग और भी वही कह रहे हैं, तो मतलब ये पनिशमेंट तो उसको मिल चुका है। देखो दुबे जी, एक बहुत that's perhaps the biggest punishment। नहीं आप मैं इसको ऐसे नहीं मानता हूँ। अभी आप मुझे बताइए कि बैरी और फरल जो थे, एक वाइन की बोतल की वजह से रिजाइन कर दिया, जेल तो नहीं गए, जेल नहीं गए, लेकिन उनसे एक वाइन की बोतल थी। आप देखिए, आप जैसे बोलते हैं ना करप्शन तो हर जगह होता है, ये सब बात है। मैं एक सीमा होती है। अभी अगर हम भारत की बात करते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा करप्शन हर जगह कंट्री खा गई। मैं कहना नहीं चाहता हूँ रेडियो पे अभी, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे कांग्रेसी भी हैं, अभी लड़ाई करने पे शुरुआत हो जाएंगे मेरे लिए। कंट्री खा गए। हाँ नहीं, उसके तो इंडिया की तो बात करनी ही नहीं चाहिए। यहाँ पे तो मतलब एक वाइन बोतल पे अगर प्रीमियर रिजाइन करते, जब मैं कभी भारत में किसी को बोलता हूँ कोई बिलीव नहीं करता है। यहाँ पर कोई स्टेट खा जाए, कंट्री खा जाए, पूरा मालूम ही नहीं पड़ता है, डकार गए पूरा मालूम ही नहीं पड़ता। तो हमारा सिस्टम बहुत डेमोक्रेटिक है ना, और जस्टिस में बहुत बिलीव करता है। तो ऑब्वियसली अगर कोई ऐसी करप्शन होती है तो ये इम्पोर्टेंट है ना कि पब्लिक के साथ उनकी बिलीफ पे, जो अब हम टैक्स पे करते हैं, वो टैक्स किस लिए यूज हो रहा है। अब इन्होंने ये पब्लिक फंड्स को विश्वासघात किया। हाँ जी, ये विश्वासघात है। एग्जैक्टली। तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगे हैं। क्रिमिनल ऑफेंस किस लिए है, तो कि उन्होंने मिसयूज करे हैं फंड्स के। ये क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। मिसयूज मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए किया हो, जी, अपने पार्टनर को, अपने पार्टनर की एसोसिएशंस को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी खुद की पर्सनल रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये करा था। आई थिंक दिस इज वेरी गुड पॉइंट। एक्चुअली ये चीज़ मिस हो गई थी। थैंक यू नंदिनी जी। तो लॉयर इसीलिए, हाँ लॉयर तो भाई आप तो मानना पड़ेगा, आप तो मानना पड़ेगा। तो एक्चुअली ये मिस हो गया था पॉइंट कि हाँ, अभी ये लग रहा था कि उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ऐसे कर दिया। सॉरी मैं सोता हूँ, मेरा भी उतना उसमें नहीं था। तो अब ये बात आ रही है कि उन्होंने जो फंडिंग करी है वो डायरेक्टली बेनिफिट कर रही है उनके पार्टनर को, इसीलिए वो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए करा है या किसी अपने लिबरल पार्टी की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए करा है, ये आपने करा है अपने पार्टनर के फायदे के लिए। ये बॉटम लाइन आ गई। ओह, अभी थोड़ा सा चेंज हुआ तो भाई अब तो जो है ना और भी ज़्यादा तो डीपीपी देखेगा। आई एम श्योर दे विल बी ऑलरेडी लुकिंग इनटू इट। यस, आई एग्री। अब आईकैक की रोल और ड्यूटी, उनकी रोल और ड्यूटी में क्या, बस इन्वेस्टिगेशन आता है और एक्सपोजर, उस चीज़ को एक्सपोज करना। अब बाकी सब डिपेंड करता है पुलिस वगैरह पे, डीपीपी पे, जो हमारी बाकी फंडामेंटल्स है लीगल सिस्टम के, उनके ऊपर आ जाता है। अब आईकैक ने तो अपना रोल कर लिया है, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। श्रोताओं, एक और हमारे श्रोता हैं, उनका पीएम करके आ रहा है इसमें नाम। तो एक्स प्रीमियर हैड ए रिलेशनशिप इक्विवेलेंट टू लव जिहाद इन इंडिया। Falling into wrong relationship can be a fatal. You get somewhat brainwashed. One mistake has costed
her the career, she probably loved it. Yeah. मैं आपकी एक्चुअली बात से सहमत हूँ. लव जिहाद का तो ठीक है, लेकिन ये बात सही है कि जो प्रेम लोग कर रहे हैं, जो so called emotion, love, and it can destroy somebody's whole life and career. One mistake, and especially if somebody want to be, she could be actually prime minister of this country. इतनी उनकी पॉपुलैरिटी थी और उन्होंने एक जल्दबाजी करके मैं कहूँगा अपने करियर को ख़त्म करा और पार्टी को बहुत नुकसान पहुँचाया. और समझो एक छोटी सी चीज़ ने कितना नुकसान करा है. छोटी चीज नहीं है यतीम जी. और ये सब भी जैसे कोविड के टाइम में, पीक कोविड के टाइम में इनकी ये स्कैंडल रिलीज हुई थी, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे सीधा इनको रेजिग्नेशन करना पड़ा था. इतना बड़ा इफेक्ट आ रहा था कोविड का, ऑलरेडी पीपल के ऊपर साइड इफेक्ट इतना इम्पैक्ट था, और फिर ये स्कैंडल एक और रिलीज हो गया जो हमारे लिए हमें लग रहा था कि बहुत अच्छा काम कर रही है. इसीलिए इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हुई कि हम लोग ऑलरेडी इतने इमोशनली फाइनेंशियली इतने डाउन थे, और ऊपर से एक पॉपुलर पॉलिटिशियन का एक ऐसा जिनका अच्छा इम्पैक्ट था. अब ये जो अच्छा काम कर रही थी. आप तो एनी हाउ इस वार्ता को हम यहीं ख़त्म करें, क्योंकि हमारी जो दूसरी वार्ता जाने वाली है वो और भी डिटेल में है. तो एक काम करते हैं, टू क्लोज इस, अभी इस वार्ता को क्लोज नहीं करते हैं. अगर किसी और का भी विचार होता है वो भेजते रहे, हम बाद में इसको लेके आएंगे. ठीक है, सही है. तब तक हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक बढ़िया सा गाना आपको सुनवाते हैं. चले चले रे धारा, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा. तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा. जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है. आधी से तूफान से डरता नहीं है. तू न चलेगा तो चलने की राह है, तू न चलेगा तो चलने की राह है. मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा. मैं जब यहाँ आता हूँ आकर घंटों बैठा और देखता रहता हूँ इस नदी के बहते हुए पानी को. ये चौड़ा पहाड़ और दो किनारे जो हमेशा एक दूसरे से उतने ही दूर. ये मांझी, ये कश्ती और ये लहरों पे लहराता हुआ नाचता हुआ गीत. मैं जब भी इस गीत को सुनता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा इनके साथ बहुत पुराना मेल है, जैसे इस धारा के साथ मुझे भी कहीं और जाना है, कहीं दूर जाना है, जैसे मुझे भी किसी नाव का इंतजार है, किसी मांझी की जरूरत है. नाव तो क्या बह जाए किनारा, नाव तो क्या बह जाए किनारा. बड़ी ही तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा. नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा. तुझको
तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये थे हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं। श्रोताओं, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में बताया था, आज हमारे मेहमान हैं रितेश लेखक। हाँ जी, उनका सरनेम लेखक है। रितेश जी, आपका दर्पण रेडियो प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू यतीन्द्र जी। तो रितेश जी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा जो भी और इंट्रोडक्शन है वो खुद ही देने वाले हैं। रितेश जी, हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताइए। वैसे तो आप बता चुके हैं कि 1.5 साल पहले आप आए थे, लेकिन आपका भारत में कहाँ से आए हैं, आपके परिवार में कौन है, और एज ए बैंकर आपका क्या एक्सपोजर है, बताइए हमारे श्रोताओं को प्लीज़। सबसे पहले तो सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। यतीन्द्र जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे अवसर दिया रेडियो पे आने का। दर्पण रेडियो को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा देना चाहूँगा। मेरा नाम रितेश लेखक है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बेसिक क्वालिफिकेशन फ्रॉम इंडिया। 1.5 साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया आया हूँ, ये आप जानते हैं। 20 साल का मेरा बैंकिंग एक्सपोजर है करीब। ऑस्ट्रेलिया आने से पहले मैं कुछ समय मिडल ईस्ट में, बहरीन में काम कर चुका हूँ, और करीब 17-18 साल इंडिया में मेरा बैंकिंग एक्सपोजर है। बैंक में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं। एक डिपार्टमेंट होता है ट्रांजैक्शन बैंकिंग, जो आपके अकाउंट में जो भी डेबिट्स और क्रेडिट्स, जो भी काम होता है, जो भी इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको बनाना, उनको ओवरसी करना, उनके रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स को समझना। तो उस डिपार्टमेंट में मेरा ज़्यादातर समय बीता है। जी, तो जैसे रितेश जी, हमने अपने श्रोताओं को ऑलरेडी बता दिया है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यूपीआई क्या है, रुपए क्या है, भीम क्या है, ये सब गड़बड़ हो गया है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और जब भी कभी बीइंग इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल, काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं, तो मैं भी थोड़ा सा, क्योंकि मैं पेमेंट में नहीं, मेरा उतना उसमें दखलंदाजी नहीं है, तो जब आपके बारे में मालूम पड़ा तो मैंने कहा कि आपको रेडियो में बुलाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग इसके बारे में उतने क्लियर नहीं है। और फिर जब हम देखते हैं यूट्यूब में कभी भी जाते कि अरे पेमेंट सिस्टम अभी सिंगापुर ने अडॉप्ट करा है, अभी कतर भी मांग रहा है, दुबई भी मांग रहा है, तो क्या हो रहा है, इंडिया ऐसा क्या कर रहा है जिससे कि ये पेमेंट सिस्टम सब चाहते हैं, और इससे जो डॉलर, जो अमेरिकन डॉलर है, उसको भी सॉर्ट ऑफ लाइक चैलेंज किस्म का हो रहा है। आई डोंट नो कि मैं कितना गलत हूँ, कितना सही हूँ, तो थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस पर। यतीन्द्र जी, आपने एक कीवर्ड यूज़ किया है, सिस्टम। आपके सवाल का जवाब देने के लिए आई विल ट्राई टू इन बैंकिंग को 2 तरह से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। एक सिस्टम की ओर से और एक ट्रांजैक्शन टाइप की ओर से। तो जैसे सिस्टम इज़ लाइक वूलीज या कोल्स,
कि आप सामान खरीदने के लिए कहाँ जा रहे हो, और ट्रांजैक्शन इज़ लाइक फल, जैसे आम हो सेब हो। तो अगर आप ट्रांजैक्शन टाइप का देखेंगे तो भारत में करीब 6 ट्रांजैक्शन टाइप्स हैं, और उन ट्रांजैक्शंस को करने के लिए सिस्टम्स हैं। तो ट्रांजैक्शन टाइप्स हम सब जानते हैं, चेक्स हैं, इंडिया में आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, ईसीएस। बोले हैं जो बीच में वो कुछ ऊपर से गए, कोई बात नहीं, मैं अच्छा आप जहाँ भी चाहोगे मैं उस चीज़ पे थोड़ा और एलाबोरेट करूँगा। तो चेक आपको पता है, तो ट्रांजैक्शन टाइप को अगर हम समझ लें कि करीब 6 टाइप्स हैं, ठीक है। चेक तो हम साइन करके इशू करते हैं। अगर मैंने इंश्योरेंस ख़रीदा है तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को कहता हूँ कि मेरे अकाउंट से सीधे पैसे ले लिया करो महीने या साल में एक बार। तो वो जो होता है वो डायरेक्ट डेबिट होता है, ईसीएस होता है, ठीक है। वो इंडिया में दूसरा पेमेंट मोड हो गया। आरटीजीएस एक होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इंडिया में, जहाँ पे मान लीजिए आप एक बड़े इंडस्ट्री में हो, म्यूचुअल फंड में हो, इंश्योरेंस में हो, आप 100 करोड़ का एक ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, 200 करोड़ का एक ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो एक बड़ी वैल्यू का ट्रांजैक्शन जल्दी से हो जाए, आप उसके लिए चेक इशू नहीं करोगे। जी। बहुत समय पहले, मतलब करीब 2002-3 की बात है, मैं म्यूचुअल फंड में नौकरी करता था करीब 1 साल के लिए। हम आरबीआई चेक इशू करते थे म्यूचुअल फंड में, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता क्योंकि वो चेक ले जाके किसी को डिपॉजिट करना होता है, फिर आरबीआई उसकी ट्रांजैक्शन इफ़ेक्ट करेगा। तो आरटीजीएस सिस्टम जो आया वो ऐसे हाई वैल्यू एंड अर्जेंट ट्रांजैक्शंस को करने के लिए आया। तो मोस्टली सारे बड़े कॉर्पोरेट्स आरटीजीएस यूज़ करते हैं। अब ये सिस्टम काफ़ी इफ़ेक्टिव था। गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने सोचा कि इस चीज़ को रिटेल आम आदमी तक पहुंचाया जाए, तो एनईएफटी शुरू हुआ, जो उस वक्त मेरा ख्याल है 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए तक की लिमिट के लिए आया था। शुरुआत में 1 लाख था, फिर 5 लाख बनाया उन्होंने। अब बैंकों पर छोड़ दिया है कि आप कितने अमाउंट का एक ट्रांजैक्शन अलाउ करना चाहते हो। तो एनईएफटी है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इंटरनेट बैंकिंग से जाकर कोई भी ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर सकता है। वो करीब 2-2.5 घंटे में सेटल हो जाता है, बैच प्रोसेसिंग में जाता है। तो 1 घंटे में जितने भी ट्रांजैक्शन आए, बैंक उन सारों को लेकर आरबीआई के सिस्टम पे एक साथ अपलोड कर देता है। आरबीआई के सिस्टम से वो जिस बैंक में पेमेंट जानी होती है वो डाइवर्ट कर देते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी सिटी की है, मेलबर्न की है, वो उस तरह से डाइवर्ट जो आरबीआई का सिस्टम होलसेल का तरह हो हाँ जी। तो वो सेटलमेंट, और फिर क्योंकि आरबीआई ट्रांजैक्शन को सपोर्ट कर रहा था, वो जो बैंकों के बीच का पैसे लेने देने का जो कार्यक्रम होता था वो आरबीआई खुद अपने बुक्स में सेटलमेंट ट्रांजैक्शन कर लेता था। मान लीजिए, समझ गया जी। तो वो एनईएफटी था। उसके बाद इसको और प्रचलित करने के लिए आईएमपीएस शुरू हुआ, जो और ज़्यादा इमीडिएट था, जो लोग मोबाइल से पेमेंट कर सकते थे। क्योंकि पिछले 10-15 सालों में आप देखेंगे मोबाइल बहुत आम हो गया है इंडिया में। 2000-2005 तक मोबाइल थे सभी के पास, लेकिन वो उतने इफ़ेक्टिव नहीं थे। सिस्टम सारे उतने ज़्यादा, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम भी उतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थे। तो जैसे मोबाइल ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज हो गए, लोगों ने सोचा कि मोबाइल से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो आईएमपीएस प्रचलित हुआ। तो ये जो सारे हैं, ये इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, जो यहाँ पर आजकल इमीडिएट होता है, ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू हाँ सेम बैंक। नो डिफरेंट। टॉप 4 का तो हमें मालूम है। सो बाकी सबका इंडिया में उसे आईएमपीएस कहते हैं। यहाँ पे आपको मेरे से ज़्यादा पता है, लाइक आई सेड, यहाँ के सिस्टम्स को लेके मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड हम सब जानते हैं, इंडिया में भी वैसे ही चलते हैं जैसे यहाँ पे चलते हैं। तो ये सारे ट्रांजैक्शन टाइप्स हैं। और सर यूपीआई जो आपने मेंशन किया था वो है एक प्लेटफॉर्म। तो अब सिस्टम्स की ओर आते हैं। अब सिस्टम्स में फिजिकल चेक जो था वो एक क्लियरिंग सेटलमेंट सिस्टम में जाता था, क्योंकि चेक बैंक के पास आया, उसके पीछे क्या हो रहा है आम आदमी को पता नहीं चलता।
हमें इंटरनेट बैंकिंग का सिस्टम जब पता चला कि हम कंप्यूटर पे लॉगिन करते हैं, एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते हैं, वो सिस्टम हमें जो दिख रहा है वो एक हमने नया सिस्टम सोचा। एटीएम में जाते हैं, पैसे विड्रॉ करते हैं, वो हमने एक नया सिस्टम देखा। उस सिस्टम को चलाने के लिए बैंक को अपने एंड पे कितने सारे स्क्रू टाइट करने पड़ते हैं, सिस्टम बनाने पड़ते हैं, कंप्यूटर्स रखने पड़ते हैं, सर्वर्स रखने पड़ते हैं। वो अलग अलग हर सिस्टम का एक अपना रूट होता है, एक अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं फ्रॉम टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू और रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब सबसे लेटेस्ट जो है वो है यूपीआई सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम पहले ये समझ लें कि ट्रांजैक्शन टाइप अलग होता है और सिस्टम अलग होता है। सो यूपीआई एक सिस्टम है। यूपीआई सिस्टम, यूपीआई का पूरा फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके, ठीक हो गया। और ये यूपीआई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है या कोई प्राइवेट सेक्टर चला रहा है, और ये कर क्या रहा है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। किसी भी देश में, इंडिया का स्पेसिफिक देखें तो 2007-8 तक जितना भी बैंकों को लेकर काम होता था, पेमेंट सिस्टम्स को लेकर काम होता था, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता था। सो एक तरफ उनका रेगुलेटरी एस्पेक्ट होता है, एक तरफ उनका ऑपरेशनल एस्पेक्ट होता है कि ट्रांजैक्शन सिस्टम ठीक से चले। चेक क्लियरिंग में आया है तो वो क्लियरिंग सिस्टम ठीक से चले। तो अलग अलग रिजर्व बैंक के विंग्स होते थे जो इन चीज़ों को देखते थे। 2007-8 के करीब ये सोचा गया कि इस चीज़ को और एफिशिएंट बनाने के लिए एक नए कंपनी का सेटअप किया जाए। सो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI नाम से एक नई कंपनी स्टार्ट करी जो बैंकिंग सर्विसेज को फैसिलिटेट करती है। तो अब जो बैंकिंग सिस्टम्स हैं, IMPS हो या UPI हो या जो पुराना ECS था, जो इंश्योरेंस पेमेंट का मैंने उदाहरण दिया था, वो करने के लिए जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो NPCI फैसिलिटेट करता है। सो अब हमारे इंडिया में रेगुलेटरी एस्पेक्ट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। बैंकों के जो खाते हैं, बैंकों का जो बैंक बैलेंस है, आप कहते हैं कि A बैंक, B बैंक, उनके पास इतना धन है, लोगों ने जमाया हुआ, उसका जो कैश एलिमेंट है वो तो उनके ब्रांच में फिजिकली पड़ा है, लेकिन जो नॉन कैश एलिमेंट है जो वो रिजर्व बैंक के साथ रखा हुआ होता है। तो सेटलमेंट बैंकर का काम रिजर्व बैंक करता है। NPCI जो है वो ये सारे ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेट करता है अभी। सो काम करने का जो सिस्टम्स रिलेटेड एस्पेक्ट है वो NPCI के पास है, और रेगुलेटरी एस्पेक्ट और सेटलमेंट एस्पेक्ट है अलग अलग हो गया। अब वो थोड़ा अलग हो गया है और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गया है। ये मेरा पर्सनल मानना है। एक काम करते हैं, अभी जो हमारे इंडिया के गेस्ट हैं उनको भी हम लेके आते हैं। सुनील जी, उनको अभी हमारा कनेक्शन हो रहा है। इसके बीच में जब तक हम उनके साथ में कनेक्शन करते हैं, एक हमारे NEMBC की हम न्यूज़ सुनाते हैं। NEMBC मीडिया द्वारा निर्मित नवीनतम समाचारों में आपका स्वागत है। मैं यतीन्द्र हूँ। होटल में हिरासत में रखने से मानवाधिकार संबंधी गंभीर खतरे पैदा होते हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि वे होटल में हिरासत में रखे गए प्रवासियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग ने होटलों में रखे गए लोगों पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव देखा और पाया कि लंबे समय तक हिरासत में रहने से उनकी स्थिति खराब हो गई है। ये निष्कर्ष इस सप्ताह एक रिपोर्ट में जारी किए गए, जिसमें होटलों को हिरासत में सुविधाओं के रूप में उपयोग करने से रोकने के लिए फिर से कॉल आ रही है। कई बंदियों को चिकित्सा देखभाल तक पहुंचने में परेशानी होती थी और होटलों में अक्सर लोगों के लिए वकीलों सहित अन्य लोगों से मिलने के लिए निजी
स्थानों की कमी होती थी जहां कार्यक्रमों और गतिविधियों तक बहुत कम पहुंच होती थी। प्रोफेसर सुरेश सुंदरम, जिन्होंने आयोग की और होटलों का निरीक्षण किया, ने पाया कि होटल लोगों को निरंतर आधार पर हिरासत में रखने के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं है। शरणार्थियों की आज़ादी की तलाश जारी है। शरणार्थियों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षा पाने के बाद भी वे अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। कई शरणार्थी उन देशों से भाग जाते हैं जहां सरकारें, सैन्य बल, समुदाय के नेता या परिवार के सदस्य उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से रोकते हैं। कई लोगों के लिए जब वे किसी देश में पहुंचते हैं तो संघर्ष जारी रहता है, क्योंकि वे वीज़ा आवेदन, पारिवारिक अलगाव और जबरन प्रवासन के आघात से जूझते हैं। कलाकार मरियम फताह 10 साल पहले इराक में उत्पीड़न से भागकर ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी, लेकिन उनका कहना है कि अभी भी पूरी तरह से स्वतंत्र महसूस नहीं करती हैं। स्थायी सुरक्षा के लिए उसका आवेदन अनसुलझा है। उसके अस्थायी वीज़ा की शर्तें विदेशी यात्रा को कठिन बनाती हैं और परिवार के पुनर्मिलन की संभावना नहीं है। मरियम फताह की कहानी और उनके जैसे कई अन्य लोगों को हाल ही में शरणार्थी सप्ताह 2023 के दौरान उजागर किया गया था। शरणार्थियों सप्ताह ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च कार्यक्रम है जो शरणार्थियों के बारे में जागरूकता, उनके सामने आने वाली समस्याओं और शरणार्थियों द्वारा ऑस्ट्रेलियाई समुदाय में किए जा रहे योगदान के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। ऑस्ट्रेलिया के शरणार्थी परिषद की एक पहल यह हर साल जून के मध्य में मनाया जाता है और पहली बार 1983 में आयोजित किया गया था। बाढ़ प्रभावित सड़कों, पुलों को ठीक करने के लिए एक फास्ट ट्रैकिंग फंड का गठन किया गया है। हाल ही के प्राकृतिक आपदाओं के बाद स्थानीय परिषदों द्वारा मरम्मत के प्रयासों में तेजी लाने के लिए संघीय सरकार राज्य सरकारों को लगभग $2 बिलियन का अग्रिम भुगतान करेगी। स्थानीय परिषदें अपने समुदायों में सड़कों और पुलों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों के ठीक करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। हाल के वर्षों में स्थानीय सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर बाढ़ और झाड़ियों की आग के प्रभाव के कारण बड़े पैमाने पर फंडिंग में तेजी लाई गई है। आवंटित फंडिंग में $1.8 बिलियन में से विशाल बहुमत कृषि, लैंड और NSW परिषदों को जाएगा, जिन्हें चरम मौसम प्रणालियों की लंबी अवधि से सबसे अधिक क्षति हुई थी। देश भर में 300 से अधिक स्थानीय सरकारी क्षेत्रों को फंडिंग से लाभ होने की उम्मीद है। आपदा वसूली के लिए सरकार के विशेष दूत टोनी शेल्डन ने कहा कि फंडिंग से समुदायों को अधिक तेजी से उबरने और सड़कों, पुलों, तटबंधों और फुटपाथों की मरम्मत करने में मदद मिलेगी। वकीलों के लिए लिंग वेतन अंतर। पिछले सप्ताह प्रकाशित 12,000 से अधिक न्यू साउथ वेल्स वकीलों का एक सर्वेक्षण दर्शाता है कि पुरुष और महिला वकीलों के बीच उनके कैरियर की शुरुआत से ही लिंग वेतन अंतर मौजूद है। शोध डेटा से पता चलता है कि 25 वर्ष से कम उम्र के 9 में से एक पुरुष ने $100,000 से ऊपर की आय बताई। महिला वकीलों के लिए यह आंकड़ा 25 में से 1 था। यह अंतर उनकी कानूनी कैरियर के दौरान जारी रहता है, जिसमें 3 में से 1 पुरुष वकील 40 वर्ष की आयु में $250,000 कमाते हैं, जबकि 4 में से 1 महिला वकील। हालांकि सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि अंतर कम होता दिख रहा है। 10 साल पहले $150,000 से अधिक कमाने वाले पुरुष और महिला वकीलों के बीच 15% अंक का अंतर था। यह आंकड़ा अब 9% अंक पर बताया जा रहा है। मैं यतेंद्र हूँ। कृपया अगली बार अधिक समाचारों के लिए हमसे जुड़ें। सुरक्षित रहें।
यह खबर आपके लिए नेशनल एथनिक एंड मल्टीकल्चरल ब्रॉडकास्टर काउंसिल द्वारा लाई गई है। जलकृतरागः न मुक्तामणिहारः न किञ्चित् कृतशृङ्गारः कदापि कियति सुन्दरी त्वं कियति सुन्दरी न कज्जलकृतरागः न मुक्तामणिहारः न किञ्चित् कृतशृङ्गारः तदापि कियति सुन्दरी त्वं कियति सुन्दरी मनसि प्रेम प्रचुरं तत्स्नेहो देहभेद जीवनं प्रेम पूर्णम्। श्रोताओं, ये आपको गैस करना है कि किस फिल्म का ये संस्कृत वर्जन है। श्रृङ्गारस्तावक यौवनं यौवनमेव तवाभूषः श्रृङ्गारस्तावक यौवनं यौवनमेव तवाभूषः त्वं नवतासि पुष्पाणां सारल्यस्य किं कथनं तव गमने वाति सुरभिः तव गमने वाति सुरभिः वाचि ते वेणुनिनादः न कज्जलकृतरागः न मुक्तामणिहारः न किञ्चित् कृतशृङ्गारः कदापि कियति सुन्दरी त्वं कियति सुन्दरी। श्रोताओं, इसका भी कोई अगर मुझे जवाब देगा उसको भी हम टिकट देंगे। 2 टिकट उसको भी मिलेंगे जो उसका बताएगा कि कौन से हिंदी गाने का संस्कृत वर्जन है। भेद जीवनं प्रेम पूर्णं त्वमेव मेरे प्रियवरः त्वं मेरे प्रियवरः। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund accountant audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 80959405, that's 80959405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. सुनील जी, गुड मॉर्निंग। सुनील जी, दर्पण रेडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको सवेरे सवेरे इंडिया में उठाया, उसके लिए माफ़ी, क्षमा करिएगा। आपकी सवेरे सवेरे अच्छी, आज संडे की सवेरे आप कितने बजे उठते होंगे मालूम नहीं, लेकिन मालूम है आप समोसे चाय के साथ में उठेंगे, आपकी पत्नी आएगी प्लेट में लेके, वो तब आप उठेंगे। मैं पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ एक बैंकर के लिए,
यहाँ पे ये नहीं होता है बाय द वे, यहाँ पे हमें खुद ही अपने लिए बनानी पड़ती है और पत्नी को भी उठाना पड़ता है, थोड़ा सा फ़र्क है। और ऑस्ट्रेलिया मालूम है ना आपको, सदर्न हेमिस्फीयर में है जी, तो यहाँ पे रूल बिल्कुल अपोजिट होता है जी। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर मुझे आपके रेडियो पे बुलाने के लिए। और सर लगता है आप बहुत सालों पहले इंडिया से जा चुके हैं, नहीं तो आपको पता होता कि यहाँ इंडिया में भी अब आदमी को ही उठ के चाय बनानी पड़ती है। अरे नहीं, ये क्या कह रहे हो? भाई ये तो थोड़ा ये भी रेवोल्यूशन आ गए। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, वह संडे सुबह हम लोग उठ ही जाते हैं जल्दी, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। ये तो थोड़ा तो आपने तो बट मेरी संवेदनाएं आपके साथ में है, मैं क्या कह सकता हूँ। ये अंग्रेजी जो चैनल है उनको बंद कर दीजिए आप। संवेदना शब्द गलत है यतीन जी। ये जिसे कहते हैं ना विमेन एम्पावरमेंट का कमाल है। नहीं वो सऊदी अरबिया प्यार कहाँ गया? जाना पड़ेगा। ये प्यार कहाँ? ये प्यार होता था पहले, वो क्यों? कहाँ गया? बीवी ही पिलाए तो प्यार है, हस्बैंड भी पिलाए तो प्यार है। प्यार तो प्यार है, उसका कोई भी ऑस्ट्रेलिया में प्यार है ना आप। नहीं उसका कोई जेंडर नहीं है प्यार का। सदर्न हेमिस्फीयर में मैडम एकदम सही कह रही हैं एक्चुअली कि अब बॉम्बे इंडिया के लोग भी संवेदनशील हो गए हैं और समझते हैं कि वाइफ और हस्बैंड इक्वल होते हैं। तो चाहे लार्ज पॉपुलेशन में ना हो, लेकिन बड़ी बड़ी सिटीज में तो डेफिनेटली हो चुका है, बिकॉज सब दोनों जन नौकरी करते हैं। फॉर्चुनेटली माय वाइफ इज अ सुपरवाइजर इन अ स्कूल, तो उसका थोड़ा सा कंफर्टेबल टाइमिंग्स हैं, बट शी इज ऑल्सो वर्किंग। वो एक्चुअली 8 बजे चली जाती हैं, मैं थोड़ा लेट जाता हूँ, तो इसलिए बात छूट। मैं तो यही कहूँगा कि इसमें भी मोदी जी की चाल है, और मैं आपको बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं इसमें सब लोग मिले हुए हैं। लेकिन सुनील जी अच्छा चलो ऐसे करते हैं, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, थोड़ा इसमें गड़बड़ हो गया मेरा तो सारे वही खत्म हो गया। मैं सोचा कि इंडिया में जाऊंगा वापस, चाय वापस मिलना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये तो फिर गड़बड़ हो। बीवी तो वही पुरानी रहेगी ना, आप इंडिया जाएं या ऑस्ट्रेलिया रहें, बीवी नहीं बदल सकती। सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्थ हेमिस्फीयर का कोई चक्कर, कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। ओह माय गॉड, ये तो कहाँ सारी प्लानिंग खराब हो गई। फिर आपको सऊदी अरबिया जाना पड़ेगा। अब वहाँ भी सुना, वहाँ भी गड़बड़ कर दिया मोदी जी ने। अच्छा तो सुनील जी तो आपको ही काम करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ये थोड़ा तो अभी तो प्लान नहीं करा था, लेकिन अच्छा खैर सुनील जी दोबारा से दर्पण रेडियो में आपका स्वागत है। सुनील जी हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताइए। मैं एक बैंकर हूँ, पिछले 30 साल से बैंकिंग में हूँ। आई वर्क विद बैंक्स लाइक HDFC बैंक, ICICI, कोटक, और थोड़े सालों के लिए मैं कार्ड्स कंपनी जो है वीजा, उसमें भी नौकरी कर चुका हूँ। फिलहाल मैंने सेमी रिटायरमेंट लिया हुआ है और आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट विद अर्नस्ट एंड यंग इन इंडिया फॉर द फाइनेंशियल सर्विसेज कंसल्टिंग। और मैं 2-3 स्टार्टअप्स को, फिनटेक्स जो हैं, उनको भी एडवाइस करता हूँ। अरे वाह, फिर तो आपका बहुत डीप नॉलेज है। मेरा एरिया ऑफ वर्किंग इज लार्जली पेमेंट्स में है, डिजिटल बैंकिंग और कैश मैनेजमेंट, होलसेल बैंकिंग में हूँ। तो मेरा पूरा का पूरा जो एक्सपीरियंस है वो इसी मामले में तो एज ए NRI जो इतनी सब टेक्नोलॉजी हो रही है, भारत के बारे में जब मैं देखता हूँ कि UPI है, रुपए है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये पहले तो ये बताइए कि जो इन फ़र्क क्या है, UPI, रुपए और भीम, इन सब में क्या फर्क? आसान वाली चीज को क्लैरिफाई कर देता हूँ थोड़ा। रुपए तो जैसे आपने और हमने कार्ड्स में, क्रेडिट कार्ड जो होते हैं या डेबिट कार्ड होते हैं, हम देखते हैं उस पे या तो वीजा का लोगो होता है या मास्टर कार्ड का लोगो होता है जी। जो तीसरा सबसे बड़ा है वो है अमेरिकन एक्सप्रेस। तो ये 3 दुनिया में सबसे बड़े कार्ड नेटवर्क्स होते हैं। अब ऐसा ही लोकल भी होता है, तो जैसे चाइना का खुद का है, चाइना यूनियन पे, CUP, तो वो चाइना में सबसे ज्यादा चलता है और अब धीरे धीरे वो दूसरी देशों में भी फैल रहा है।
इसी तरह इंडिया का जो नेटवर्क है वो रुपए कहलाया जाता है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि वो वीजा और मास्टर कार्ड का कॉम्पिटिटर है। अच्छा, तो ये तो आसान एक क्लासिफिकेशन हो गया कि रुपए इज अ कॉम्पिटिटर टू वीजा एंड मास्टर कार्ड। और ये इसलिए स्टार्ट किया गया था कि भाई वीजा और मास्टर कार्ड बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो हमारे देश का ही एक नेटवर्क होना चाहिए, तो जो कि रुपए है। तो रुपए अब आप समझ सकते हैं वीजा और मास्टर कार्ड जैसा ही एक कार्ड नेटवर्क है। तो इसमें क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है, डेबिट कार्ड भी हो सकता है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स दोनों जो होते हैं उनका कंपटीशन है वो। अच्छा। धीरे धीरे रुपए जैसे चाइना यूनियन पे है वैसे ही रुपए भी बाहर के देशों में होता जाएगा, बट अभी हुआ नहीं है, अभी सिर्फ इंडिया में धीरे धीरे फैल रहा है। अच्छा। तो ये रुपए तो ये हो गया। अब जो यूपीआई है, इसलिए मैं यूपीआई के बारे में बात करूं उसके पहले मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि जो इंडिया में बाकी पेमेंट सिस्टम्स हैं, जैसे अभी रितेश ने आरटीजीएस, एनईएफटी के बारे में बताया, इन सब में सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि हमें सामने वाले का बैंक अकाउंट डिटेल्स हमारे पास होना चाहिए। तो अगर मैं आपको पैसा देना चाहता हूं तो मेरे पास आपका अकाउंट नंबर, आपका नाम, आपका एक आईएफएससी कोड होता है, वो होना चाहिए। अब क्या हो जाता है, अगर मैं कंप्यूटर पे बैठा हूं और कंप्यूटर पे मैंने स्टोर कर रखा है तो ठीक है, बट अगर ऑन द फ्लाई जैसे मैं जा रहा हूं, मुझे किसी को पेमेंट करना है, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल पे या आपके लैपटॉप पे डालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जी। तो जो यूपीआई आसानी करता है वो ये करता है कि आप किसी को भी उसके ईमेल एड्रेस से या उसके मोबाइल नंबर पे आप उसको पैसे भेज सकते हैं। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है यूपीआई का और दूसरे पेमेंट सिस्टम्स का वो ये है कि आपको यहाँ पे सामने वाले का अकाउंट नंबर जानने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मेरा यूपीआई आईडी है सुनील मेहता @iMobile, बस। अब आप मुझे सीधा अपने यूपीआई का जो ऐप होता है उसमें आप मेरा ये डालिए, पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा। सबसे ज्यादा आसानी और सहूलियत ये होती है यूपीआई में। तो जैसे मेरा मान लो मैं क्रेडिट कार्ड, मान लो रुपए क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, उससे मैं पेमेंट करूंगा आपको, तो केवल ये टाइप करना होगा और आपको पेमेंट में। अच्छा, आप कार्ड से यूपीआई पे नहीं कर सकते। अच्छा, आपके पास भी एक ऐप होना चाहिए जिसमें आप यूपीआई यूज होता हो। अच्छा। तो जैसे इंडिया में थर्ड पार्टी एप्स बहुत सारे हैं, गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम आपने सुना ही होगा। जी वो सुना, हाँ। तो वो ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अच्छा। उसमें आपको अपना बैंक अकाउंट एक लिंक करना पड़ता है। अच्छा। उसके बाद उसमें एक ऑप्शन होता है पे बाय यूपीआई आईडी, बस उसमें आप मेरी यूपीआई आईडी डालेंगे तो आपका अकाउंट में से पैसा निकल के मेरे अकाउंट में आ जाएगा और ये इंस्टेंट होता है। अच्छा, इंस्टेंट का मतलब है ये 10 सेकंड भी नहीं लगते। तो समझो कि मैं मेरी जूते की दुकान है और मैंने जूता बेचा, तो मेरे अकाउंट में पैसा आ गया और उस पैसे से मैं और जूते वाले को जिसको मुझे पे करना था मैं उसको पे कर सकता हूँ। करेक्ट, इमीडिएटली। अब इसके आगे मैं आपको बताता हूँ क्यूआर कोड जो इसी से लिंक्ड है। जी। अब आप दुकान में गए, जूते की दुकान में, आपको जूते पसंद आए, आपने उसको पैसा देना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप उसको पूछेंगे भाई साहब आपका यूपीआई आईडी दे दीजिए, तो मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। जी। वो अपनी यूपीआई आईडी देगा, आप अपनी यूपीआई आईडी अपने ऐप में डालेंगे और उसको पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा। एक तो ये तरीका हो जाता है। अब आप ये भी नहीं चाहते कि भैया ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, मतलब जो बोलते हैं ना इंग्लिश में फ्रिक्शन है इसमें कि मुझे डेटा एंट्री करनी पड़ेगी, मुझे ये करना पड़ेगा, भाई मुझे वो नहीं करना। तो इसका जो तोड़ है वो है क्यूआर कोड। ठीक है। क्यूआर कोड क्या होता है, अब आप दुकान में जब जाते हैं तो जो दुकानदार का यूपीआई आईडी है वो तो फिक्स है, वो कोई हर बार थोड़ी चेंज हो रही है। तो वो क्या करता है, उस क्यूआर कोड में वो है ना अपनी जो डिटेल्स हैं वो एक आप समझ के रखिए फीड करी हुई है।
अब आप अपना मोबाइल का कैमरा खोलेंगे और उसका जो QR कोड है वो अपने कैमरे में स्कैन करेंगे। आप जैसे ही स्कैन करेंगे उस QR कोड्स में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, जैसे उसकी दुकान का नाम और उसकी ID, वो आपके मोबाइल पे आ जाएगी। अब आपको खाली अमाउंट डालना है, 2,500 रुपए आपने डाल दिए और सबमिट कर दिया, तो बस वैसे ही आपका अकाउंट डेबिट होके सामने वाले को पैसा चला गया। तो जो मान लो सब्जी वाला है वो इमीडिएटली देख भी लेगा कि इसने दिया या नहीं दिया। करेक्ट, क्योंकि क्या होता है वो आप जनरली आप जिस भी दुकानदार से सामान खरीदते हैं आप उसको अपना मोबाइल दिखा देते हैं कि देखो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन, मतलब मैंने आपको ये 50 रुपए 100 रुपए ट्रांसफर कर दी। तो इस तरीके से QR कोड वही काम करता है, बस वो आपको डेटा एंट्री करने से वो तो तो एक सेकंड, जैसे अगर मान लो मैंने कोई स्क्रीन सेव करके रखा हुआ हर एक को दिखा दें सक्सेसफुल पेमेंट, तो हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपका नाम नहीं आएगा ना दुकानदार। अगर आपने ऐसे ही स्टोर करके रख दिया तो आपको एक तो आप जैसे मेरी दुकान में आए तो अब मेरी दुकान पे लिखा हुआ है मेट्रो शूज, लेकिन जो मर्चेंट का नाम है जिसके अकाउंट में पैसा जाना है वो तो सुनील मेहता है, तो उसको क्या मालूम कि भाई मेट्रो शूज तो मुझे सुनील मेहता को पेमेंट करनी होगी। वेरी तो स्मार्ट। वो तो दुकानदार समझ जाएगा ना, और प्लस जैसे आपने कहा उसको भी मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। हाँ वही मैं, अच्छा हाँ ठीक है। अब मैं आपको इसका एक और बोलते हैं ना जो अच्छा हो गया है वो मैं आप बताता हूँ। अब क्या हो गया, इंडिया में वो आ गए हैं पेमेंट क्या बोलते हैं स्पीकर्स। तो अब क्या होता है जब आप ये स्कैन करते हैं ना तो उसके पास एक स्पीकर पड़ा है जिसके ऊपर QR कोड होता है, और जैसे ही आपने QR कोड स्कैन किया और ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गया, वो स्पीकर से आवाज आती है 30 रुपए का ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गया। उसको अपना मोबाइल देखने की भी जरूरत नहीं है। वाह। तो अब आप समझिए जैसे आप कहीं पे आज ऑस्ट्रेलिया में भी किसी दुकान में जाते हैं तो वहां पे एक पॉज की मशीन रखी होती है जिसके ऊपर आप अपना कार्ड स्वाइप करते हैं, करेक्ट? आप टच हो गया यहाँ पे आप हाँ टच करते हैं, बट वो पॉज मशीन होती है। बस ये समझ लीजिए कि ये जो स्पीकर है वो पॉज मशीन का रिप्लेसमेंट है। वाह, ये तो यहाँ पे है नहीं, मैंने तो नहीं देखा। पूनम जी आपने देखा? नहीं, वहाँ तो मेरा सवाल था कि कोई लिमिट भी है और अभी इंडिया में है और अब थोड़ी कंट्रीज में फैल रहा है। अच्छा, लेकिन इंडिया में ये बहुत हो गया। आप अगर आप जब आएंगे नेक्स्ट टाइम इंडिया, आप देखेंगे कि हर चाय वाला, दुकान वाला, सब्जी वाला, इंक्लूडिंग ऑटो रिक्शा वाले में आपको ये QR कोड दिखाई देंगे और काफी दुकानों में ये स्पीकर्स दिखाई देंगे। अच्छा, तो इस बार जो है ना जो होटलों से निकल के जमीन पे आना पड़ेगा तब भी जान पाएंगे क्या चल रहा है। नहीं बिल्कुल, और आपको मैं बताऊं मतलब अब ऐसी सिचुएशन हो गई है, मतलब ये देखिए अब ये भी नहीं है कि आप अपनी आंखों में ड्रीम्स सोच लें कि इंडिया पूरा डिजिटल हो गया है। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये सब है ना इंडिया की टॉप 10-15 सिटीज में आपको बहुत देखने को मिलेगा। अच्छा। उसके बाद सिटीज में आपको थोड़ा थोड़ा कम दिखाई देगा, लेकिन जहाँ पे है जैसे मेट्रोज आप देख लीजिए, बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, पूना, हैदराबाद, ऐसी सिटीज में यू कैन एक्चुअली सर्वाइव विदाउट जेब में एक भी रुपया कैश लिए हुए। वाह, ओके। आपके पास यहाँ पे तो संभव नहीं है, आप सब जगह पेमेंट कर सकते। आप फिल्मिंगटन मार्केट में यहाँ जाएंगे, सॉरी मैं थोड़ा अपने श्रोताओं के लिए बोल रहा हूँ कि जैसे फिल्मिंगटन मार्केट में जाइए वहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है, आपको कैश ही देना पड़ेगा। वो भी, और चाइनीज की जितनी शॉप्स हैं दे हैव रिटन देयर कि आप हमारे बरगू रोड पे जाएंगे यहाँ पे, वो उसमें तो लिखा ही हुआ कि कैश के बगैर वो देते नहीं है, एक्चुअली वो ओनली कैश ऐसे लिखा हुआ है। हाँ, वो कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं हो, उस पे बिलीव ही तो नहीं। आप कहीं ये तो नहीं करें कि हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है इंडिया से पीछे हो गया? ये तो नहीं कहा आपने ना? ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। नहीं, मैं कैश नहीं कैरी करता हूँ, मैं सरवाइव कर रहा हूँ 5 साल से। नहीं, आप सरवाइव कर रहे हो, लेकिन आप फिल्मिंगटन में शॉप पे आप बड़े लोग हैं, आप बड़े लोग हैं, हाई लेवल के लोगों को जरूरत वो नहीं, मैं जो कैश लेता है उसमें नहीं जाता। लेकिन हमारे जैसे लोग हैं जो फिल्मिंगटन में जाएंगे, वो रेली वाले से उधर बरगू रोड में खरीदेंगे,
वो तो मेरे को तो भूखा रहना पड़ेगा। ये बरवुड रोड पे सारे सब्जी वाले जो हैं उन्होंने लगा के रखा है बड़े बड़े शब्दों में। वो नहीं, वाकई में आप या $2 शॉप, आप कार्ड मूव कर जाइए। 80% शॉप में आपको कैश ही देना पड़ेगा। नहीं, मेरा एक सवाल था सुनील जी से। देखिए ये भी एक अलग बात होती है, क्योंकि क्या होता है जिस तरीके के मार्केट की आप बात कर रहे हैं, मतलब मैं ऑस्ट्रेलिया तो नहीं आया हूँ बट यूएस यूरोप वगैरह अभी आपको इनवाइट कर देते हैं, अभी इनवाइट कर देते हैं आपको। थैंक यू सर। कुछ टेक्नोलॉजी लेके आइए। काफी क्या होता है ऐसी दुकानें हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड होती हैं और रजिस्टर्ड नहीं होती, तो क्या होता है दे ऑलवेज वांट टू बी सेफ कि भाई मैं कोई भी डिजिटल ना लूं, कल उठ के मेरे अकाउंट में कोई चेक करेगा, बोलेगा ये क्या है, मुझे पूछेगा आप धंधा बिजनेस करते हो, आपका लाइसेंस कहाँ है, आप टैक्स भरिए वगैरह वगैरह। तो उस वजह से ये काफी अनऑर्गेनाइज्ड जगह जहाँ होती है वहां पे वो लोग ये नहीं लेते, क्योंकि उससे क्या हो जाता है एक डिजिटल आपकी ट्रैकिंग हो सकती है। जी जी, इसमें कई चीजों का कई क्राइम भी पकड़े जा रहे हैं। सुनील जी एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपको एक अच्छा सा गाना सुनाते हैं और फिर आपसे दोबारा से बात करते हैं कि इसका जो इंटरनेशनल इम्पैक्ट है और जो पोजीशनिंग ऑफ इंडियन रुपीज है उस पर क्या रहेगा। ठीक है जी सर। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद, वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद, चेहरे पे जुल्फें बिखरी हुई थी, दिल में रात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। जाने जिगर होता मैं शायद अगर, कहता गजल तेरी अदाओं पर, जाने मन जाने जिगर होता मैं शायद अगर, कहता गजल तेरी अदाओं पर, मैंने ये कहा तो मुझसे खफा वो जाने हयात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। बता दूं? वो यहीं पर ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ। खूबसूरत बात ये, चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा।
बात ये, चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा याद। मैं अकेला था मगर बन गई वो हमसफर, वो मेरे साथ हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये थे हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। सुनील जी, पुनः आपका दर्पण रेडियो में स्वागत है। अच्छा, तो सुनील जी, अभी जिस तरीके से हो रहा है कि सिंगापुर ने हमारी टेक्नोलॉजी को लिया है, ठीक है, और भी कंट्री कह रहे हैं, ये क्या है, क्या कौन सी टेक्नोलॉजी दी जा रही है, ये हमारे श्रोताओं को बताइए। हाँ, सॉरी सुनील जी, आप सुन सकते हैं? हाँ जी। हाँ सुनील जी, मेरा प्रश्न ये था कि जो आज की डेट पे भारत टेक्नोलॉजी दे रहा है दूसरे कंट्री को, जैसे सिंगापुर को भी दिया है, सिंगापुर ने काफ़ी ट्रांजैक्शंस करे हैं, तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी जा रही है? सर देखिए, इसमें जो टेक्नोलॉजी जा रही है वो तो यूपीआई की ही जा रही है, बट जो इंडिया ने बेसिकली यूएई और सिंगापुर के साथ 2 कंट्रीज के साथ अरेंजमेंट्स किए हैं, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि आप इंडिया के अकाउंट होल्डर हैं, आपके पास एक यूपीआई ऐप है। अब आप सिंगापुर या दुबई गए और वहां पर थोड़े से ऐसे दुकानदार हैं जहां पे इन लोगों का यूपीआई इंडिया के साथ अरेंजमेंट है। तो अब आप जब जाएंगे तो वहां पे आपको सिंगापुर डॉलर्स या दिराम में पेमेंट करने की बजाय आप उसका क्यूआर कोड स्कैन करेंगे और आपका अकाउंट जो है इंडिया में, उस अकाउंट से आपका रुपया डेबिट हो जाएगा। तो मतलब अब आप इन 2 कंट्रीज में यूपीआई के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं स्ट्रेट अवे, आपको कार्ड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। ये अरेंजमेंट हुआ है अभी। अच्छा, तो जैसे कि कई लोग बात करने लगे हैं कि बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी इंडियन रुपी विल बी एबल टू हैव अ बिट ऑफ सब्स्टिट्यूट। मैं कंपटीशन की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सब्स्टिट्यूट की बात कर रहा हूँ फॉर अमेरिकन डॉलर। Am I right or wrong or absolutely wrong or? नहीं, मतलब सर ये थोड़ा सा दूर की सोच है, शेख चिल्ली वाली सोच। शेख चिल्ली वाली है, ठीक है। बिकॉज इंडिया इतना बड़ा नहीं हुआ है कि हम है ना डॉलर को रिप्लेस कर सकेंगे। अगर कोई रिप्लेस कर सकता है तो वो चाइना है, जो कि आज कोई चाहेगा नहीं। लेकिन इंडिया अभी बहुत दूर है। लेकिन इसका असर कहाँ पड़ रहा है? हमारे फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स पर और हमारी प्राइस पे। तो आप लोग जैसे फॉरेन में रहते हैं, आप लोगों ने देखा है कि इंडियन रुपी डॉलर के हिसाब से हर साल कम से कम 3 से 4% डिप्रिशिएट होता है। तो आप लोग सोचते हैं भैया हम जो यहाँ डॉलर में कमा रहे हैं, अगर रुपया लेके जाएंगे तो इंडिया में हमें 3-4% ज्यादा ही मिलेगा जी। उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि अब क्या हो गया है, इंडिया में थोड़ी सी डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे आप लोग ने पढ़ा है इंडिया अब 65% अपनी ऑयल जो है वो रशिया से खरीद रहा है और वो पेमेंट हमें रुपए में कर रहे हैं, हम डॉलर में नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही जो छोटे मोटे आसपास की कंट्रीज हैं, थोड़े से देश हैं जहां पे हम लोग उन लोगों के साथ रुपए में ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं, डॉलर में नहीं। तो हमारी डॉलर की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, लेकिन वो बहुत ही छोटा है। मतलब
मैंने एक्चुअली क्वेश्चन ये दूसरा पूछा था कि जो टेक्नोलॉजी है, जैसे स्विस कोड होता है जो तो उसकी वजह से क्या होता है कि अमेरिका किसी भी ट्रांजैक्शन को रोक सकता है। स्विफ्ट की वजह से। जी हाँ, स्विफ्ट कोड, सॉरी यार। तो अगर आप मुझे बताएं कि कल को इंडिया का ऐसा सिस्टम शुरू हो जाता है, मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मैं अभी रुपए के एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो क्या ऐसा संभव है कि इंडिया कैन हैव ए सब्स्टिट्यूट फॉर एनी कंट्री टू पे बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी प्रोवाइडेड बाय इंडिया? ये मेरा क्वेश्चन था। नहीं सर, मोर देन द टेक्नोलॉजी इट इज, ये जो आपने पॉइंट बोला कि कल अमेरिका किसी भी कंट्री को रोक सकता है स्विफ्ट में रोक कर, तो क्या इंडिया का यूपीआई बिकम एन ऑल्टरनेटिव टू दैट? दैट इज योर क्वेश्चन, राइट? यूपीआई या कोई और टेक्नोलॉजी है? हाँ, कोई भी सिस्टम इंडिया का वो हो नहीं सकता अभी सर, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ज्यादा ना जो आज आपको चाहिए वो है ये एक्सेप्टेंस। दूसरी कंट्री आपके पेमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए और ना ही आज आप उस सिचुएशन में हैं कि आप बोल सके अच्छा भाई स्विफ्ट बंद हो गया, कोई बात नहीं, आप हमारे ये प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, यहाँ से आप डॉलर में अपना पैसा भेजिए। वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें काफी बायलैटरल अरेंजमेंट्स लगते हैं, काफी फॉरेन में आपको नेगोशिएट करना पड़ता है, तो वो अभी बात आप कह नहीं सकते कि ये हो सकता है। कोई बात नहीं सुनील जी, आज आपने जो हमारे श्रोताओं को जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो यही कहूँगा कि जब आप ऑस्ट्रेलिया आएँ तो अपने साथ ये QR कोड वाली टेक्नोलॉजी लेके आएँ, जिससे कि हम अपने यहाँ सब्जी वाले को दे सकते हैं और वो भी जो है ना बगैर पैसे के छुए हुए, क्योंकि पैसे में बड़ी गंदगी होती है हाथ लगाने से ना, जो कोविड वगैरह में ना, तो वो भी उससे भी राहत मिलेगी, है ना। धन्यवाद आपके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू सर। ओ माझी रे, ओ माझी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है। ओ माझी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है। ओ माझी रे, साहिलों पे बहने वाले कभी सुना तो होगा कहीं। हो कागजों की कश्तियों का कहीं किनारा होता नहीं। ओ माझी रे, माझी रे, कोई किनारा जो किनारे से मिले वो अपना किनारा है। ओ माझी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है। ओ माझी रे,
पानियों में बह रहे हैं कई किनारे टूटे हुए ओ रास्तों में मिल गए हैं कभी सहारे टूटे हुए Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये थे हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो पूनम जी, आपके पास काफी मसाला हो गया है। जी जी जी। तो अब श्रोताओं, बारी है हमारी पहेली के जवाब की। तो काफ़ी लोगों ने सही उत्तर भी दिए हैं और कुछ ने गलत भी। तो जो 2 लोग चुने गए हैं सही उत्तर वाले, वो हैं कविता निर्वाणी जी और मीनू शर्मा जी। इन दोनों ने सही जवाब दिया है। वो फिल्म जो हमने पहला गाना सुनाया था उसके वो फिल्म है अजनबी। तो इन 2 लोगों ने, कविता और मीनू ने सही जवाब दिए। फिर आए हम अपने संस्कृत वाले गाने की, जिसमें कि हमारे 4 श्रोताओं ने सही जवाब दिए हैं और उनमें से हमने 2 लोगों को चुना है। एक है हेमलता जी और गाना है ना कजरे की धार ना मोतियों के हार, और दूसरी विनर हैं ऋचा जी। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। बताना हमें बाद में कैसी फिल्म लगी है ना जी। प्लीज़ हमें अपने उत्तर भेजिएगा और हमारे जो श्रोताओं के मैसेज हैं वो भी आप जी हाँ। तो शुरू करते हैं कि आपने पीएमजी का तो पढ़ ही दिया था। फिर आते हैं लोग पहेली के जवाब में काफ़ी उत्सुक रहे हैं जी। तो सुनील शैलजा जी ने लिखा है, सुनील जी ने बड़े ही कठिन विषय में मेरी जैसे साधारण समझ को सही कर दिया है। अब इसका प्रयोगात्मक अनुभव बाकी है। प्रदीप जी लिखते हैं मनोरंजक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम। मिथिलेश जी लिखते हैं नाइस इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम। तो मेरे ख्याल से हम अपनी चर्चा फिर से जारी कर सकते हैं। उपाध्याय जी ने लिखा है आपके विचार के बारे में देवी जी कि सुंदर विचार देवी जी, लेकिन इसका पालन करना बड़ा दुष्कर है। शैलजा जी को हनुमान चालीसा का अच्छा लगा प्रसारण, और ऋचा जी कहती हैं विशिष्ट समाचार और सुंदर विचार, हनुमान चालीसा से दिन की शुरुआत हुई। तो अच्छा, धन्यवाद ऋचा जी। जैसे कि ये संस्कृत वाला है, वैसे काफ़ी ऑब्वियस है, लेकिन काफ़ी इसमें सुन के भी आनंद लगता है, तो इसलिए मैंने इसको चुना था। लेकिन आपके पार्टिसिपेशन से और भी अच्छा लगा कि आपको गाना अच्छा लगा और आपने उसको पहचाना। प्रदीप जी लिखते हैं फिर से मनोरंजक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, और मिथिलेशी का आपने बोल लिख दिया। तो श्रोताओं, जो नंदिनी का जो सेगमेंट था ग्लैडिस के ऊपर, मेरा यही कहना है कि एक राजा को त्याग करना ही होता है। राजा और त्याग साथ साथ चलते हैं। उसका भोग संभोग जिस तरीके से हो रहा है वो गलत प्रचार हो गया है, गलत तरीके से उसको लिया जा रहा है। जो आदमी अगर सोचता है कि वो उसको प्रधानमंत्री बनना है इस कंट्री का, तो उसको ये दिमाग में रख के चलना चाहिए कि उसके लिए काफ़ी त्याग की ज़रूरत है। ये मेरा मानना है। व्हाट डू यू थिंक नंदिनी? मैं बिल्कुल सही मानती हूँ। एक लीडर होने के नाते आपके ऊपर पब्लिक का ट्रस्ट होता है, आपके ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी आप डिसीजन में कर रहे हो वो उनके बेनिफिट के लिए होता है। इसलिए हम लीडर वैसे भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया में, लीडर हम ही इलेक्ट करते हैं।
ताकि हम अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ा सकें। तो इम्पॉर्टेंट है कि जब एक लीडर गलत मिस्टेक्स करते हैं तो उनके ऊपर उनके कॉन्सिक्वेंसेस और रिफ्लेक्शन मिलनी चाहिए, तो कि उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो पूरे पब्लिक के ऊपर इफेक्ट करती है। एक है ना, आपने सुना होगा शेर का एक अंश है कि एक कदम उठा तो उम्र शौक का, एक कदम उठा तो उम्र शौक का, मंजिल तमाम उम्र मुझे तलाशती रही। वाह, एक छोटा सा आपका होता कि एक छोटे से करा था, बट वो कहाँ से कहाँ लेके जाएगा मालूम नहीं पड़ता है। श्रोताओं, आज का समय फिर से समाप्त होने को आ रहा है, फिर से शुरुआत होगी। अगर आज समाप्त नहीं होगी तो कल शुरुआत कैसे होगी पूनम जी? तो अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी और हम आपके लिए एक अच्छा सा गाना भी छोड़ के जाते हैं। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। सांस